नमस्कार। कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। कल आप लोगों का क्लास 11th का फाइनल एग्जामिनेशंस होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का, और 40-40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसमें रहेगा। जहाँ तक सवाल है फिजिक्स का, तो ये जो 40 क्वेश्चंस होंगे वह तो सारे चैप्टर्स के होंगे, और हमने जो आपको मॉडल सेट कराया है ये आपने अच्छे से कर लिया है, उसे देख लिया है। अभी सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के आपको सेंड किया था जिसमें जनरल कॉन्सेप्ट जो है दिए गए थे सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का। तो जब आप मॉडल क्वेश्चन सेट कर रहे थे उसमें सडनली जब हमारा आ जाता था सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन का तो थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। अभी आप देखोगे कि सारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो फटाफट जो है आपसे बन जाएगा, या फिर समझने में जो है आपको तनिक भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी जो है हम लोग कर चुके हैं, कुछ नए क्वेश्चंस में मिलेंगे, और ये सारा क्वेश्चन जो है वह पवन ने मुझे सेंड किया है। तो पवन के द्वारा भेजे गए जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन का, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। उसने कहा था कि एग्जामिनेशन से पहले जो है ये जरूर करा दीजिएगा, तो वादा था और मैं पूरा कर रहा हूं। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज। तो यहाँ पर मैं ऑप्शंस को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन हो गया आपके लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसका ऐसा यूनिट निकालना है, राइट। यह ऐसा यूनिट जो है अगर आपको मालूम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली निकाल लेंगे, या फिर अगर नहीं मालूम है तो उस परिस्थिति में आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो सिंपल मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आप याद रखेंगे, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो जहां तक सवाल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, एसआई यूनिट का मास के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, किलोग्राम, और डिस्टेंस के लिए मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर है ये ऐसा यूनिट हो जाएगा किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ओके, अगर आता है एग्जामिनेशंस में आसानी से कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपल प्रोड्यूसेस ओनली लीनियर मोशन, ओनली रोटेशनल मोशन, लीनियर एंड रोटेशनल मोशन बोथ, या फिर नो मोशन। तो कपल दैट मींस जो है सिंपल जोड़ा होता है, राइट। तो अगर सपोज करिए ये आपका एक बॉडी है, इसमें एक कपल ऑफ फोर्स लग रहा है, तो एक फोर्स ऐसे लगेगा, दूसरा फोर्स ऐसे लगेगा, जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन, राइट। तो फोर्स जो है दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये कपल फोर्स जो है वो हमेशा रोटेशनल मोशन जो है वो डेवलप करता है। तो एक कपल प्रोड्यूसेस क्या होगा, ओनली रोटेशनल मोशन। जब कभी भी कपल फोर्सेस होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, रोटेशनल मोशन। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन भी जो है ऑलरेडी हम लोगों का किया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी लाइज ऑलवेज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, वो हमेशा ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। लाइज ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, बॉडी के हमेशा अंदर होगा, आउटसाइड द बॉडी होगा हमेशा, या फिर मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी। तो जहां तक सेंटर ऑफ मास का सवाल है, तो जैसा मैंने आपको कहा कि अगर कोई भी बॉडी है तो उसमें एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहां पे उस बॉडी का पूरा मास जो है इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। आप मान सकते हो कि वहां पर उस बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेट है। और इस पॉइंट का जहां तक सवाल है तो हमेशा जो है अगर बोला जाए कि ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, ये जरूरी नहीं है। इन ऑलवेज अंदर ही होगा इनसाइड द बॉडी, ये भी जरूरी नहीं है। ऑलवेज आउटसाइड होगा, ये भी जरूरी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज। तो जो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो कपल होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, इंपल्स होगा, या फिर टॉर्क। मेरा ख्याल है ये भी आप लोगों का रिवीजन ही हो रहा है।
तो यहाँ पर देखिए जब कभी भी ये मोमेंट टर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जिस क्वांटिटी का वो मोमेंट है उसको हमेशा पोजीशन वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो जो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो एक्चुअल में क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। और एक्चुअल में हम लोग क्या जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस P होता है, राइट। तो जो मोमेंट ऑफ मोमेंटम है दैट मींस कि जो पोजीशन वेक्टर है अगर उसको हम लोग लीनियर मोमेंटम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा हम लोगों को क्या मिलता है, एंगुलर मोमेंटम मिलता है। तो एंगुलर मोमेंटम दैट मींस ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज। तो जो मास हम लोग यूज करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के केस में, वही अगर रोटेशनल मोशन के केस में लिया जाए तो वह क्या हो जाता है, तो दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये भी हमारा रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट वन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। कौन सा रिलेशन जो है करेक्ट है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट बाय लोड, लोड आर्म इनटू एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट आर्म इनटू लोड, लोड आर्म इनटू लोड इज इक्वल टू एफर्ट आर्म इनटू एफर्ट, नन ऑफ दीस। तो एक चीज जो है ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए लोड आर्म इनटू लोड, राइट। तो जो लेफ्ट साइड का जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें दोनों क्या है, लोड लोड है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो ये जो लोड आर्म इनटू लोड है, क्लियर, इज इक्वल टू इधर पे आप देखो एफर्ट आर्म इनटू एफर्ट, तो ये एफर्ट एक साथ है, लोड एक साथ है, राइट। तो मैकेनिकल एडवांटेजेस जो है वो क्या होता है, तो लोड आर्म इनटू लोड इज इक्वल टू एफर्ट आर्म इनटू एफर्ट, राइट। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इच। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट जो है वो क्या होगा, न्यूटन मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या फिर किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको यूनिट याद नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप उसका फॉर्मूला को लिखो, यूनिट जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। तो जहां तक सवाल है एंगुलर मोमेंटम का, तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है mvr, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये r क्रॉस अगर हम लोग p लिख रहे हैं तो जो आपका मोमेंटम है उसको mv लिख सकते हैं, तो mvr हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो एंगुलर मोमेंटम है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mvr। मास के लिए क्या हो गया, किलोग्राम, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और ये जो r है इसके लिए हम लोग मीटर लिख रहे हैं। तो सिंपल आप देख रहे हैं कि ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में, तो सेकंड का पावर -1 है, नीचे चला गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट ए टेंजेंट टू द स्फीयर। तो ये जो मैंने वीडियो दिया आपको सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन का, उसमें हमने एक चार्ट में बताया अलग अलग शेप ऑफ द बॉडी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट जो है वो कितना होता है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली अगर उस चार्ट को याद कर लिए हैं तो 7/5 mr² होगा। अदरवाइज अगर याद नहीं है तो सम टेक्निक्स होते हैं जिसके जरिए जो है हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये मान लिया जाए सॉलिड स्फीयर है, अगर इसके सेंटर से जो है पास कर रहा है बिल्कुल यहाँ पर, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो है 2π mr² होता है। पूछा क्या जा रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट टेंजेंट। तो टेंजेंट कौन होगा, बिल्कुल यहाँ से इस तरह से सटा हुआ जा रहा है, तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू जो है वो निकालना है। ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, r हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो रूल यहाँ पर यूज होता है वो होता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जो है I डैश इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा यहाँ पर सेंटर ऑफ मास में लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास इस तरह से लिखा हुआ था, या फिर उसको IG भी लिख सकते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो पास कर रहा है, प्लस क्या होता है mr², या फिर हम लोग वहां पर md² जो है वो वहां पे लिखते थे। तो यहाँ पे देखिए I डैश इज इक्वल टू, जब सेंटर ऑफ मास से पास करता है एक सॉलिड स्फीयर
का जो एक्सिस है, अगर हम लोग देखें सेंटर ऑफ मास से या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करता है तो उसके लिए जो वैल्यू है वो है 2/5 mr²। अगर उसको mr² से हम लोग ऐड कर देते हैं, एलसीएम ले लेंगे, 5 हो जाएगा, इधर हो गया 2mr² प्लस 5mr², तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7mr² या 7/5mr², राइट। तो यहाँ पर देखिए 7/5mr² जो है ये होता है moment of inertia of a solid sphere of mass m and radius r about a tangent to the sphere। तो आप डायरेक्टली भी इसका आंसर जो है अब याद रख सकते हो, दैट इज 7/5mr² अबाउट टेंजेंट। और अगर यही सॉलिड स्फीयर में सेंटर से पास करेगा तो कितना होता है 2/5mr², राइट। काफी इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, the angular speed of a motor wheel is increases from 1200 revolution per minute to 3120 revolution per minute in 16 seconds. The angular acceleration of the motor wheel is, पहले भी हमने इसे बताया था, ये भी क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से रिपीट हो रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट भी होंगे, तो इस क्वेश्चन को जो है फटाफट कर लिया जाए क्योंकि ऑलरेडी जो है इसका किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ओमेगा 1 जो है ये है आपका 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। हमने एक फॉर्मूला बताया कि अगर रेडियन पर सेकंड में चेंज करना है तो यहाँ पर 1200 इंटू 2 पाई बट्टा क्या होता है, यहाँ पर t होता है तो वो 60 होगा। तो यहाँ पर देखिए एक जीरो कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12 0, 20 दूनी 40, 40 पाई रेडियन पर सेकंड ये आ गया ओमेगा 1 का वैल्यू। ओमेगा 2 इज इक्वल टू अगर देखें 3120 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, 3120 को 2 पाई बाई आपको 60 से डिवाइड करना है, 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 पाई से मल्टीप्लाई और 60 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया। यहाँ हो गया 6 बचे 30, 31 है ना, 6 दूनी 12। अब यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 और 2 बचे 10, 104 पाई रेडियन पर सेकंड। अब यहाँ पे देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, तो सिंस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाय टी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 104 पाई माइनस 40 पाई डिवाइडेड बाय टाइम जो है ये हमारा दिया गया है 16 सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए इधर हो गया 60 और प्लस 4 है ना, 64 पाई जो है इसको माइनस करने से मिल रहा है डिवाइडेड बाय 16, तो 16 जो कि हमारा 64 हो रहा है, तो 4 पाई ठीक है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये हम लोगों का करेक्ट आंसर है। और हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर 2 जो है 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज the center of mass lie outside the body? For which of the following does the center of mass outside the body? हमने कहा था कि सेंटर ऑफ मास जो है वो इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में पूछा है कि एक ऐसा एग्जांपल बताइए जहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो है वो आउटसाइड द बॉडी होता है। अगर पेंसिल की बात करेंगे तो पेंसिल का जो सिंपल आपका सेंटर ऑफ मास होगा उस पेंसिल के सेंटर पे होगा, यानी कि उस पे शॉर्टपुट पे भी अगर हम लोग देखें तो वह बॉडी में ही होगा, डैश में देखेंगे तो डैश का जो सेंटर होगा उस पे होगा। लेकिन ये जो बैंगल की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जो बैंगल होता है, जो चूड़ीज होते हैं, है ना, उसका शेप कैसा होगा, इस तरह का होगा। ये आपका एक बैंगल हो गया। अभी इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, इस तरह से सेंटर पे तो होगा, लेकिन क्या वो बॉडी में है क्या? यहाँ पर सिंपल हम लोग देख रहे हैं, अगर इस तरह का आपका एक बैंगल है, राइट, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ है, और वो क्या है कि जो बॉडी है, ठीक है, जो बैंगल है उस बैंगल में तो है नहीं। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा एग्जांपल है जहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो है आउटसाइड द बॉडी होता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बैंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, a point mass m is placed inside a spherical cell of radius r। आप देख रहे हो कि एक स्फेरिकल सेल है, मैंने डायग्राम पहले ही बना दिया ताकि थोड़ा सा वीडियो आपका छोटा हो।
तो एक पॉइंट मास जो है, ठीक है, सिंपल हम लोग देख रहे हैं, उसको प्लेस किया जा रहा है इनसाइड ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r एंड मास कैपिटल M at a distance r/2 from the center of the cell। तो यहां पर देखिए एक स्फेरिकल सेल है, मास m है और रेडियस r है। इसका जो सेंटर है उससे r/2 डिस्टेंस पे कह रहा है कि एक बॉडी जो है आपका स्मॉल m लिया जा रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेल ऑन द पॉइंट मास, तो इस सेल के द्वारा इस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये निकाला, राइट। तो यहाँ पर देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है या जब भी निकालते हैं, ठीक है, तो अगर एक बॉडी जो है सपोज करिए ये हम लोगों का अर्थ है, तो इसके आउटसाइड दी अर्थ जो है, ठीक है, ये एक आपका ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है और उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर में अगर कोई बॉडी है तो इन दोनों बॉडी के बीच में जो है, ठीक है, हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं। लेकिन इनसाइड द बॉडी जो है, जहां तक सवाल है ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये जो स्मॉल r है ना, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल r, दैट शुड बी ग्रेटर देन कैपिटल R। और जहां ये जो रेडियस ऑफ द अर्थ, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कैपिटल R का जो वैल्यू है, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है कैसे ले सकते हैं, इन दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r लेंगे, तो स्मॉल r जो है वो क्या है, कैपिटल R से कम है। और जैसी ये परिस्थिति बनेगी, कहने का मतलब है कि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 0 होगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट द डायमीटर इज। तो मैंने कहा था कि जो मैं आपको चार्ट दे रहा हूँ, ये चार्ट से ही ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, या फिर एक क्वेश्चन एटलीस्ट इस चार्ट से जरूर रहता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग सर्कुलर डिस्क की बात करेंगे, राइट, तो यहाँ पर देखिए अगर एक सर्कुलर डिस्क है, तो यहाँ पर अगर एक हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, अगर एक एक्सिस जो है उसके सेंटर से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पास कर रहा है, तो इस केस में अगर हम लोग देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, या फिर अगर एक सर्कुलर डिस्क है अबाउट डायमीटर की अगर हम लोग बात करेंगे, डायमीटर के अबाउट क्या होगा, और तीसरा जो है जो हम लोग बात कर रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इस सर्कुलर डिस्क के का ही निकाल रहे हैं बट अबाउट इट्स टेंजेंट, मतलब इस तरह से जो है टेंजेंट के अबाउट जो है हम लोग निकाल रहे हैं। 3 केस है, तीनों केसेस में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर मान लिया जाए कि सेंटर से पास करेगा, एक सर्कुलर डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अगर सर्कुलर डिस्क की बात होती है, जैसा कि इसमें हम लोग देख रहे हैं एक डिस्क है, तो इस केस में अगर सेंटर से पास करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, हाफ mr² होगा। डायमीटर के अबाउट कितना होता है, 1/4 mr² होता है, और टेंजेंट के अबाउट जो है 5/4 mr² होता है। याद रखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्कुलर डिस्क है ना, ये सेंटर से पास कर रहा है, इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हाफ mr² हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो 1/4 mr² हो जाएगा, और इसके केस में जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू जो है 5/4 mr² हो जाता है, राइट। तो जो एक्सिस है प्लेइंग अ वाइटल रोल, राइट, तो आप देख रहे हैं कि अगर सेंटर से पास कर रहा है तो कितना, हाफ mr², उसको ऑप्शन में mr²/2 भी लिखा हुआ रह सकता है। अगर डायमीटर के अबाउट बात करेंगे तो 1/4 mr² या फिर mr²/4 लिखा हुआ रह सकता है। अगर टेंजेंट के अबाउट अगर हम लोग बात करेंगे तो वह कितना होगा, तो 5/4 mr²। अब सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट द डायमीटर। तो डायमीटर के अबाउट कितना है, तो mr²/4 है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, mr²/4। टेंजेंट के अबाउट पूछता, सर्कुलर डिस्क का 5/4 mr², सेंटर से पास करता परपेंडिकुलर टू द प्लेन हाफ mr²। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड ऑफ मास m लेंथ l अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट थ्रू वन एंड। तो यहाँ पर देखिए एक रॉड
का केस है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक रॉड है जिसका लेंथ जो है वह कितना है, एल है, ठीक है, इसका लेंथ एल है। अगर एक एक्सिस जो है इसके इस तरह से सेंटर से पास करेगा और परपेंडिकुलर टू लेंथ होगा, तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू होता है 1/12 ml² या ml²/12 ले सकते हैं। या फिर अगर हम लोग देखें कि इस तरह से अगर एक्सिस को चेंज कर दिया, तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर टू लेंथ तो होगा लेकिन एक साइड में होगा, राइट, और लेंथ जो है वंस अगेन एल है और इसका मास जो है वो एम है। तो इस परिस्थिति में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू होता है वह होता है 1/3 ml², यानी कि ml²/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है वह क्या पूछा गया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड ऑफ मास m लेंथ l अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट थ्रू वन एंड। तो अगर एक एंड में है ना परपेंडिकुलर टू लेंथ होगा तो उस परिस्थिति में ml²/3 होगा, लेकिन अगर एक्सिस सेंटर से पास करता उस परिस्थिति में ml²/12 होता। ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी चार्ट से है। तो जिस तरह से सर्कुलर डिस्क का हम लोग देखते हैं 3 केस बनता है, 3 एक्सिस की बात करते हैं, ठीक उसी तरह से जो सर्कुलर रिंग है ना, इसके लिए भी हम लोग 3 केस की बात करते हैं। अगर मान लो इस तरह से एक रिंग है, राइट, ये रिंग, डिस्क और रिंग में फर्क क्या है कि जो रिंग होगा ना उसका बीच में इस तरह से ये तो पूरा खाली है। अभी आप देखो एक एक्सिस जो है वो पास करेगा सेंटर से। हमेशा जब याद रखना होता है ना, तो याद रखने के लिए एक शेप के अलग अलग एक्सिस को एक साथ याद रखेंगे तो तुरंत से याद हो जाएगा। सबको पढ़ेंगे एक साथ तो कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे देखिए, इसीलिए मैं उसको एक साथ जो है यहाँ पर बता रहा हूँ, इजीली याद हो जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा है वो भी, जो नहीं पूछा है वो भी आपको याद हो जाएगा, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो आपका सर्कुलर रिंग है, ठीक है, इसका 3 केस बन रहा है। एक में एक्सिस जो है वो सेंटर से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है। यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू हो जाएगा mr², रिंग के लिए अगर आप देखें यहाँ हो गया mr²। अगर अबाउट इट्स डायमीटर की बात करेंगे तो यहाँ पर I = 1/2 mr² हो जाएगा। और जहां तक सवाल है अबाउट इट्स टेंजेंट का, तो टेंजेंट के अबाउट अगर हम लोग देखें तो ये हो जाता है 3/2 mr²। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है 3/2 mr²। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट इट टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द रिंग। तो टेंजेंट का क्या होता है 3/2 mr²। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट ए टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द रिंग इज, करेक्ट आंसर होगा 3/2 mr²। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज। आप देख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर रिंग का निकालना है अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, सेंटर से पास कर रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा mr²। ऑप्शन कहाँ है 2 में, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अगर हम लोगों को निकालना है किसका, एक रिंग का अबाउट टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द रिंग, आंसर हो जाएगा 3/2 mr²। और अगर क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम लोग बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, तो हो जाएगा mr²। अबाउट डायमीटर पूछता तो हाफ mr² हम लोग लिख सकते थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड of mass m and length l perpendicular to rod at midpoint is। तो मैंने 2 केस बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, मैंने कहा था कि ये नहीं तो ये भी पूछा जा सकता है। ये रॉड है, यहां से अगर पास किया सेंटर से और परपेंडिकुलर टू लेंथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये रहा एक्सिस। तो इस परिस्थिति में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू 1/12 ml² होता है, या ml²/12 ले सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल ए लिया है तो आप कैपिटल ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर जो है अगर इसी तरह से एक रॉड है, उसके एक एंड पे अगर हम लोग देख रहे हैं एक्सिस है और वो परपेंडिकुलर टू लेंथ है, इसका लेंथ जो है सपोज करिए L है, तो इस परिस्थिति में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है 1/3 ml² होता है। ये अभी भी हमने देखा है। तो यहाँ पर देखिए पूछा था लास्ट केस में ये वाला कि साइड में क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म रॉड है, एक रॉड है, उसका एक एंड पे अगर एक्सिस है, एक किनारे है ना, और परपेंडिकुलर टू लेंथ है, तो उस परिस्थिति में होता है ml²/3। लेकिन अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम लोग बात कर रहे हैं और ये एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या हो जाएगा, तो ml²/12। ठीक है, तो शेप वाइज याद रखिए, है ना, एक से रॉड की बात है, सेंटर से पास किया ml²/12, साइड से पास किया ml²/3। अब देखिए द यूनिट ऑफ द रेडियस ऑफ जाइरेशन इज, तो हमने कहा कि अगर एक बॉडी है तो उस बॉडी का एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहां पे पूरा का पूरा मास जो होता है वो कंसंट्रेट रहता है, ये सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, राइट। वहां से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहां तक की दूरी, जो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। ए से डिनोट करते हैं, है तो डिस्टेंस ही, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन का सिंपल ऐसा यूनिट पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, मीटर करेंगे कि रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या है, डिस्टेंस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन, जहां तक सवाल है रेडियस ऑफ जाइरेशन का क्या है, तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहां से लेके सेंटर ऑफ मास के बीच का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ जाइरेशन कहते हैं। सवाल है रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है चेंज होगा तभी जाके रेडियस चेंज होगा। ट्रांसलेशनल मोशन का कोई मतलब नहीं है, शेप ऑफ द बॉडी का मतलब नहीं है, एरिया ऑफ द बॉडी का मतलब नहीं है। किस पे डिपेंड करेगा रेडियस ऑफ जाइरेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ द टॉर्क इज, जैसा कि हमने बताया कि टॉर्क क्या है ना, तो टॉर्क जो है ये है मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि R×F है, ठीक है। अब ये जो फोर्स है उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन, R का क्या होता है, मीटर, तो इस तरह से टॉर्क का यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। और यहाँ पर हम लोगों को ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स डज नॉट डिपेंड ऑन, जो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो मासेस ऑफ द पार्टिकल्स पे तो डिपेंड करेगा भाई, फोर्सेस ऑन द पार्टिकल्स से, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स से, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स से। तो यहाँ पर मासेस ऑफ द पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा और रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो फोर्सेस ऑन द पार्टिकल्स से कोई लेना देना नहीं है, किसको, सेंटर ऑफ मास को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज, एंगुलर मोमेंटम क्या है, किस तरह का वेक्टर है, टाइप्स ऑफ वेक्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक्सियल वेक्टर है, पोलर वेक्टर है, स्केलर है, नन ऑफ दीस है। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन किस तरह का है, तो यहाँ पर देखिए जब कभी भी ये टर्म आए एंगुलर, राइट, चाहे एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर मोमेंटम हो, है ना, तो वो किस तरह का वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है, याद रखेंगे, क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी एक्सिस के अबाउट की बात करेगा। नेक्स्ट वन है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। अगर इसी काइनेटिक एनर्जी को हम लोग रोटेशनल मोशन के केस में देखें तो ये हाफ हो गया, मास को रिप्लेस कौन करता है, I, और जो वेलोसिटी है उसको एंगुलर वेलोसिटी, तो हाफ I ω² जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट मासेस m1 एंड m2 इज एट t, अगर दो मासेस से m1 m2 दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, d है, तो उस केस में डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m2 जो है वो कितना होगा, तो सिंपल यहाँ पे देखिए m1 by m2 into d, यानी कि ऑप्शन नंबर
3 जो है इज द करेक्ट आंसर इस केस में, कि अगर M1 M2 जो है दोनों के बीच का सेपरेशन D है और सेंटर ऑफ मास जो है अगर M2 से अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो करेक्ट आंसर होगा M1D/M2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करेगा, डिपेंड किस पे नहीं करेगा, एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे देखिए द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पे इंडिपेंडेंट रहता है, तो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करेगा। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन पे वो डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट पूछा है, यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए रिजिड बॉडी मूव्स विथ ओनली वन ऑफ इट्स पॉइंट्स, तो एक रिजिड बॉडी जो है मूव कर रहा है सिर्फ एक पॉइंट, स्टेशनरी एनी अदर पॉइंट, जो कि स्टेशनरी था किसी दूसरे पॉइंट पर। तो यहाँ पर देखिए अगर एक रिजिड बॉडी को मूव करेंगे विथ ओनली वन ऑफ इट्स पॉइंट स्टेशनरी एनी अदर पॉइंट विल बी, तो मूव अलोंग द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे मूव अलोंग द सरफेस ऑफ ए स्फीयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेल एट रेस्ट एक्सप्लोड्स, अगर एक सेल जो है रेस्ट में अगर एक्सप्लोड कर रहा है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रैगमेंट्स, तो जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रैगमेंट्स होगा वह क्या होगा, तो ये सेल एट रेस्ट, रेस्ट में अगर एक्सप्लोड करेगा तो सेंटर ऑफ मास जो है रिमेन्स एट रेस्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट कहने का मतलब जो है आपका डिस्क वाला बात हो गया, सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिट डायमीटर एंड यूनिट मास अबाउट इट्स डायमीटर इज, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू जो है वो कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट इट्स डायमीटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1/4 mr² होता है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि उसकी जो डायमीटर है और जो मास है वो क्या है, यूनिट वैल्यू है, यानी कि दोनों का वैल्यू 1 है, लेकिन यहाँ पे तो रेडियस है, तो अगर हम लोग रेडियस r इज इक्वल टू लिखना चाहें तो हाफ ऑफ द डायमीटर होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 1/4 m, यहाँ पे d/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो I इज इक्वल टू 1/4 m d² डिवाइडेड बाय 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए मास और डायमीटर दोनों को यूनिट लिया गया है, यानी कि 1 लिया गया है, तो उस परिस्थिति में हमारा कितना हो जाएगा 1/16, क्योंकि मास भी 1 है और डायमीटर भी 1 है, तो 1 × 1 × 1 हो गया, नीचे 4 × 4 16 हो गया, तो 1:16, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 29, ये काफी इंटरेस्टिंग है, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ, अगर रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो हाफ हो जाए एंड इट्स मास रिमेन अनअल्टर्ड, और मास में किसी भी तरह का चेंजेस ना हो, देन ए डे विल बी ऑफ। तो अभी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक दिन जो है 24 घंटे का होता है, अगर रेडियस जो है अर्थ का जस्ट हाफ हो जाए तो उस परिस्थिति में क्या चेंजेस आएगा, ये सवाल है कि जो दिन है 24 घंटे का वो 24 घंटे का ही रहेगा या इसमें किसी तरह का चेंजेस आएगा। यहाँ पर देखो, अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो अगर एक एक्सिस जो उसके सेंटर से पास कर रहा है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी होती है 2/5 mr²। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2π/t, ये हमारा जनरल नॉलेज की बात है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है I ओमेगा इज इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है, तो उसको I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2 लिखेंगे। मतलब एक केस में हम लोग चेंज नहीं है, जो वर्तमान परिस्थिति है उसको लिखेंगे, और दूसरे में जब रेडियस आधी हो जाती है तब की परिस्थिति को लिखेंगे। तो अगर I1 की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 2/5 mr² है,
ओमेगा 1 की बात करें तो 2 पाई बाई T1 है। T1 यहाँ पर 24 आवर्स जो है जो दिखाया गया है अभी, या 24 आवर्स का जो दिन होता है उसकी हम लोग बात करेंगे। I2 में जो है ये चेंजेस होगा। यहाँ पे कह रहा है कि रेडियस आधी हो रही है, तो यही फार्मूला है 2/5m, लेकिन यहाँ पर R2 स्क्वायर हो जाएगा। तो R2 स्क्वायर अगर करेंगे यानी कि R2 का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब R/2 हो जाएगा तो 2/5 mr² और ये 2 दूनी 4। तो यहाँ पे देखिए 2/5 mr² जो है ये हमारा I1 है। तो I2 को हम लोग लिख सकते हैं I1/4। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे देखिए I1 है इनटू ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है 2π/t। पहली वाली परिस्थिति के लिए क्या लिखेंगे 2π/t1 इज इक्वल टू दूसरी वाली परिस्थिति के लिए I2 का वैल्यू कितना है I1/4 है। I1/4 लिखा इनटू 2π/t2 लिखेंगे। अब देखिए I1 कैंसिल, 2π कैंसिल, ये T2 जो है ठीक है निकालना है। T2 यहाँ आ गया, T1 यहाँ आ गया, तो T2 इज इक्वल टू व्हाट T1/4। T1 कितना है 24/4, 4×6 24। तो आंसर जो है वो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आवर। कहने का मतलब अगर रेडियस जो है वर्तमान रेडियस से अगर आधी हो जाए तो आपका 6 घंटा में पूरा का पूरा दिन कंप्लीट। कहने का मतलब है कि एक दिन आप स्कूल गए या कॉलेज गए, आप घर आ रहे हो दूसरे दिन, राइट। और ये जो 6 घंटे का अगर पूरा का पूरा जो है दिन हो जाएगा तो आप जो है सिंपल एक तो IPL का मैच देखने चले गए, घर आ रहे हैं दूसरे दिन, है ना। और साथ ही साथ अगर आप देखो तो बर्थडे जो ज़्यादा सेलिब्रेट करते हो, फटाफट बर्थडे जो है वो आपका आएगा, क्योंकि 6 दिन में देखो कि कितना चेंजेस आ रहा है, 7 दिन में कितना चेंजेस आ रहा है। 6 घंटे का पूरा एक दिन, ठीक है। तो 6×4 = 24, राइट। तो अभी जो एक दिन होता है उसमें 4 दिन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा उम्र भी बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आखिरी क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आखिरी क्वेश्चन में क्या है, ए वायर ऑफ मास m एंड लेंथ l इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर रिंग। अगर एक वायर है l लेंथ का है, अब उसको जो है अगर हम लोग एक सर्कल का फॉर्म दे देते हैं, राइट। यानी कि यहाँ पर जो लेंथ l है वह कितना के बराबर हो जाएगा जी 2πr के बराबर। जो लेंथ l है चूंकि उसी को आपने एक सर्कुलर रिंग का फॉर्म दिया है, सर्कुलर रिंग का, तो लेंथ l का वैल्यू हो जाएगा आपका 2πr। तो इस परिस्थिति में अगर आप r का वैल्यू निकाल लो तो r इज इक्वल टू हो जाएगा l/2π। ना अब यहां पर देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग की अबाउट इट्स एक्सिस। तो यहां पर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर की बात होगा, अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mr²। ये जनरलाइज केस जो है उसकी बात करेंगे तो I इज इक्वल टू हो गया mr²। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि r जो है वो कितने के बराबर है l/2π के बराबर, तो l/2π का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में ml²/4π² हो जाएगा, ml²/4π²। तो हम लोग देख रहे हैं ये हम लोगों को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है अगर उसकी हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ml²/4π²। तो इस वीडियो में इतना ही। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में हमने देखा लगभग आधे घंटे से थोड़े से अधिक समय में, यानी कि अप्रॉक्स 40 मिनट्स में जो है हमने 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक बार देखने की ज़रूरत है, एक बार देखें और आपका काम हो जाएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे इन फ्यूचर जो है नीट का प्रिपरेशन करेंगे या फिर जेईई मेंस और एडवांस का एग्जामिनेशन देंगे उसके लिए भी कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट एवरीवन।